नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स। तो जो हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स हैं उनका हमारे पास जो क्या यूज़ है। तो फोटोइलेक्ट्रिक सेल का एक्सपेरिमेंट हमने इनवर्स के लॉ में भी किया हुआ है। तो वहाँ पे हमने देखा हुआ है कि जब लाइट फोटो सेल के ऊपर पड़ती है तभी सर्किट में करंट फ्लो हमारे पास होता है। अगर हम लाइट ही बंद कर दें फोटो सेल की तो वहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट हमारे पास जो जीरो होती है। तो ये जो फोटो सेल होता है इसका एक्सपेरिमेंट में ही हमारे पास यूज़ नहीं होता, इसके और भी बहुत सारे यूज़ हैं। तो उन यूज़ के बारे में हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला यूज़ है हमारे पास वो है बर्जलर अलार्म। तो बर्जलर हमारे पास मतलब थीफ की हम बात कर सकते हैं। तो जैसे कोई जगह है जहाँ पे हमने फ़ोटो सेल को यूज़ किया हुआ है कि वहाँ से कोई सामान नहीं मिस होए, कोई हमारे पास वहाँ पे चोरी ना हो, तो इसलिए हम जो फ़ोटो सेल का यूज़ वहाँ पे एज ए अलार्म करते हैं बर्जलर से बचने के लिए। बोलते हैं कि हमारे पास जो इंफ्रारेड लाइट होती है दैट इज़ इनविजिबल टू आई। तो आई से इंफ्रारेड लाइट को हम जो डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फोटो सेल उनको जो डिटेक्ट कर लेता है। तो इसलिए कमरे में अगर हमने इंफ्रारेड लाइट लगाई हुई है और साथ में हमारे पास फोटो सेल है तो जो बर्जलर रूम में आएगा तो उसको ना तो लाइट दिखेगी ना उसको जो है अंधेरे में फोटो सेल दिखेगा। तो जब वो इंफ्रारेड लाइट सेल के ऊपर पड़ रही है तो इसका मतलब सेल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और किसी सर्किट में आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो सर्किट हमारे पास जो है वहाँ पे कंप्लीट है। तो जब बर्जर कमरे में आएगा और वहाँ पे चलेगा, जैसे ही वो उस इंफ्रारेड लाइट के सोर्स के बीच में खड़ा हो जाएगा तो नेचुरली जो लाइट फोटो सेल के ऊपर पड़ रही है उसको जाने से वहाँ से रोक देगा। और जब वो लाइट को वहाँ पे रोकेगा तो उस केस में जो फोटो सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और सर्किट में फ्लो हो रहे थे तो वो सर्किट में फ़्लो होना रुक जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, क्योंकि लाइट को जो है बर्जलर ने रोक दिया है। तो इसका मतलब लाइट रुक गई तो सर्किट में करंट रुक गया। तो साथ में हमने वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक रिले लगाया होता है जो कि एक स्विच ही हमारे पास होता है। तो वो रिले क्या करता है कि साथ में कोई दूसरा सर्किट उसमें लगा होता है, वो स्विच उसकी तरफ ऑन हो जाता है या दूसरे सर्किट को वो ऑन कर देता है। तो पहला सर्किट बंद हुआ लाइट के रुकने की वजह से, दूसरा सर्किट ऑन हो जाएगा और दूसरा सर्किट ऑन हो जाएगा तो उसमें हमने एक बेल लगाई होती है, तो बेल रिंग हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि कमरे में कोई चीज़ है जिसने कि लाइट को फोटो सेल के ऊपर पड़ने से रोका। तो इसलिए हम बर्जलर अलार्म के लिए भी फ़ोटो सेल का यूज़ करते हैं। तो कहीं पे हमारे पास कोई इंडस्ट्री है या कहीं पे हमारे पास कोई लैब है या कहीं पे कोई हमारे पास ऐसी जगह है जहाँ पे हमें ख़तरा है जैसे चोरी होने का इस तरह से, तो वहाँ पे हम इस तरह का जो फ़ोटो सेल का अलार्म या बर्जलर अलार्म हम जो है यूज़ कर सकते हैं। बोलता है इन अनदर अरेंजमेंट, अगर हम इसको देखें, एक यहाँ पे हमने क्या किया कि रिले का यूज़ किया, दो सर्किट का यूज़ किया। तो एक सर्किट जैसे ही बंद हुआ दूसरा हमारे पास जो है स्टार्ट हो गया। लेकिन हम इसको जो है दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बोलता है कि इन द ओपन सर्किट द सेल इज एक्टिवेटेड एंड ओनली व्हेन अनदर सोर्स ऑफ लाइट दैट लाइट ऑफ इंट्रूडर टॉर्च व्हेन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो होता क्या है जनरली
कि जो हमारे पास कोई चोरी करने आदमी आया हुआ है, तो हो सकता है कि उसने एक टॉर्च ली हो। तो अंधेरा, हमारे पास डार्क रूम है, तो डार्क रूम में अगर उसने टॉर्च ली है तो टॉर्च की लाइट जैसे ही फोटो सेल के ऊपर पड़ती है तो उसके साथ हमने जो है एक अलार्म भी लगाया होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका शुरू हो जाता है। तो जैसे ही लाइट किसी फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा जब होगा तो उस सर्किट में हमने बेल इलेक्ट्रिक जो हमारे पास बेल है वो जोड़ी हुई है, तो वो बेल या अलार्म आपका जो है बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला तो हो गया कि हमने अंधेरे में फोटो सेल रखा हुआ है, लाइट पड़ेगी तो वो करंट जो है फ्लो करना शुरू करेगा और अलार्म आपका जो है उसमें चल पड़ेगा। लेकिन इससे जो पिछला केस है वहाँ पे हमने क्या किया था कि हमारे पास हमने लाइट को फोटो सेल में डाला हुआ है, तो जैसे ही लाइट रुकेगी तो इलेक्ट्रिक रिले दूसरे सर्किट को एक्टिवेट कर देगा। तो इस तरह से दो तरीके से हम बर्जलर अलार्म का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका जो यूज़ है फोटो सेल का, माइक्रो फोटोमीटर में भी यूज़ होता है। तो बोलता है कि जो माइक्रो फोटोमीटर होते हैं उनका यूज़ हम जो है लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, और लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंटेंसिटी जब पड़ेगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आपका जो है फ्लो होगा। तो इसे लाइट की कितनी इंटेंसिटी है उसको हम माइक्रो फोटोमीटर से यूज़ करते हैं, जो कि एक तरह के फोटो सेल ही हमारे पास होते हैं। तो ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट से ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास जो है वहाँ पे एमिट होगा। और इसके बाद फायर अलार्म, एज ए फायर अलार्म भी हम फोटो सेल का यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो जो हमने फ़ोटो सेल हैं उनको अगर बिल्डिंग में अलग अलग जगह रखा हुआ है तो उनके ऊपर जो आग लगने से जो लाइट है वो उनके ऊपर पड़ेगी, और जब लाइट उनके ऊपर पड़ेगी तो उससे जिस सर्किट में आपने जोड़ा हुआ है उस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और वहाँ पे बेल या रिंग जो हमने लगाई होगी वो भी बजना शुरू हो जाएगी। तो आग लगने से लाइट निकलेगी और लाइट जो है फोटो सेल के ऊपर पड़ेगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके इजेक्ट होंगे और सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से उसके आगे हम जो है फायर अलार्म भी जोड़ सकते हैं। तो फोटो सेल का यूज़ हम फायर अलार्म के लिए भी यूज़ करते हैं। और इसके अलावा काउंटिंग मशीन्स में भी हम फोटो सेल का यूज़ कर सकते हैं। तो बोलता है कि जो जनरली जो हमारे पास काउंटिंग मशीन हमें चाहिए होती है वो किसी जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्स हमारे पास होते हैं, तो डॉक्स में सामान को काउंट करने के लिए, ऑटोमेटिक काउंट करने के लिए हमें जो है वो चीज़ चाहिए होती है। जैसे कि मान लो हज़ारों की संख्या में हमारे पास कोई चीज़ आई हुई है वहाँ पे, और हम क्या कर रहे हैं कि उनको मशीन से ही सीधा आगे को पुश कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक आदमी को खड़ा करने के बजाय अगर हमने उनको काउंट करना है तो वहाँ पे हम काउंटर लगा देते हैं। और वो काउंटर क्या होते हैं कि लाइट आपकी फ़ोटो सेल के ऊपर पड़ रही है, और जैसे ही सामान आगे, एक सामान आपका आगे को आएगा तो वो सामान लाइट को फ़ोटो सेल के ऊपर पड़ने से रोक देगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही लाइट फ़ोटो सेल के ऊपर नहीं पड़ेगी तो करंट सर्किट में नहीं होगी, तो आपका सर्किट जो है ऑफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एक सामान क्रॉस करेगा, लाइट आपकी दोबारा फ़ोटो सेल के ऊपर पड़ेगी, सर्किट आपका दोबारा चालू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो सामान है हमारे पास वो आएगा, वो दोबारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोक देगा, मतलब लाइट को रोक देगा, तो दोबारा से सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होगा। तो इस तरह से कब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, कब सर्किट पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कब आप सामान आगे को कर रहे हैं, कब उसको वहाँ पे रख रहे हैं।
तो जितना सामान आपका आगे जाएगा उतनी ही बार वहाँ पे लाइट नहीं जाएगी और उतनी ही बार सर्किट आपका काम नहीं करेगा। तो इस तरह से उस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम एक काउंटर लगा देते हैं आगे कि कब करंट आ रहा है कब नहीं आ रहा है। तो इस तरह से काउंटिंग में फोटो सेल हमारी जो है हेल्प करता है। और नेक्स्ट जो यूज़ है हमारे पास ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट सर्किट्स। तो जनरली जो हमारे घर स्ट्रीट्स में या गांव में जो हमारे पास फोटो सेल्स लगे होते हैं, आपने देखा हुआ है कि सोलर लाइट लगी हुई है, वो हमारे पास एक तरह से फोटो सेल का एग्जांपल है। तो सोलर या जो हमारे पास स्ट्रीट लाइट है, जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उनके ऊपर दिन के टाइम लाइट पड़ती है। तो दिन के टाइम जो लाइट पड़ती है वो दिन भर जो बैटरीज होती है उनको चार्ज करती है, लेकिन दिन के टाइम जो लाइट है वो ऑफ रहती है। लेकिन जैसे ही शाम के टाइम लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, तो जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो हमने उसके साथ में एक और फोटो सेल रखा होता है जो कि हमें एक तरह से लाइट की इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन देता है। तो जैसे ही उस फोटो सेल के ऊपर लाइट कम पड़ना शुरू होती है, लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, तो ऑटोमेटिकली जो बैटरी है वो लाइट को या सोलर लाइट को करंट देना शुरू कर देती है। मतलब कि सर्किट ऑटोमेटिक आपका जो है ऑन हो जाता है। तो जो फोटो सेल है वो क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई है, और इसलिए हमने वहाँ पे एक स्विच रखा होता है जो कि लाइट की इंटेंसिटी जैसे ही कम होगी उसके हिसाब से वो स्विचेस आपका जो है वो स्विच आपका वहाँ पे ऑन हो जाता है। तो इसलिए ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट के लिए वहाँ पे हमने फोटो सेल का यूज़ किया होता है, जो कि इवनिंग टाइम में बोलता है कि एज सुन एज द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट फॉल्स बिलो ए सर्टेन वैल्यू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स वेरी फीवली एंड द स्ट्रीट लाइट सर्किट इज़ क्लोज्ड। तो जो स्ट्रीट लाइट का सर्किट है वो आपका क्लोज हो जाता है। क्लोज होने का मतलब कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और जैसे ही सर्किट आपका ओपन से क्लोज हुआ तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और स्ट्रीट लाइट हमारे पास जो है ऑटोमेटिकली चल पड़ती है। तो इसलिए हमने देखा हुआ है कि अगर हम वहाँ पे टाइमर लगाएं तो टाइमर क्या देखा हुआ कि 6 बजे हमारे गर्मियों में धूप ही होती है, लेकिन सर्दियों में 6 बजे अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो ऑटोमेटिक हो, अंधेरा होने से लाइट जल जाए। तो अगर हमने टाइमर लगाया तो 6 बजे आपका अंधेरा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे लाइट जैसे गर्मियों में 6 बजे आपकी लाइट ही होगी तो लाइट 6 बजे ही जल जाएगी, लेकिन अंधेरा 7 बजे होगा तो लाइट आपकी 7 बजे जलेगी। तो 6 और 7 के बीच में अंधेरा ही रहेगा। इसलिए हम वहाँ पे फोटो सेल का यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी जैसे ही कम होगी, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, तो ऑटोमेटिकली गर्मियों में आपकी 7 बजे लाइट जलेगी और सर्दियों में जो है 6 बजे लाइट जल जाएगी। और नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है फोटो सेल की वो है एक्सपोजर मीटर इन फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी के लिए हम एक्सपोजर मीटर का यूज़ करते हैं, जो कि फ़ोटो सेल ही एक तरह से हमारे पास होते हैं। तो वो हमें बताते हैं कि फ़ोटोग्राफी के लिए कौन सा टाइम हमारे पास जो है सही है। बोलते हैं एक्सपोजर मीटर इज डिवाइस टू कैलकुलेट द करेक्ट टाइम ऑफ एक्सपोजर। द फोटोइलेक्ट्रिक सेल इन द इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस ए करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो फोटो सेल अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है लाइट की तो हमारे पास सर्किट में करंट हमारे पास जो ज़्यादा होगा, हम जो है फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो उस केस में करंट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी हमारे पास कम होगा, तो वो हमारे पास जो है फ़ोटोग्राफी के लिए सही टाइम नहीं होगा। बोलता कि द करंट ऑपरेट्स ए गैल्वेनोमीटर द स्केल ऑफ विच इज़ कैलकुलेटेड टू रीड द टाइम ऑफ एक्सपोजर। तो इसलिए कौन सा टाइम हमारे पास जो है फ़ोटोग्राफी के लिए सही है वो हम जो है एक्सपोजर मीटर जो फ़ोटोग्राफी के लिए हम यूज़ करते हैं वो हमें बता देते हैं।
फिर हमारे पास डे लाइट रिकॉर्डर्स। तो फोटोइलेक्ट्रिक सेल आल्सो फाइंड यूज इन मेटेरियोलॉजी टू रिकॉर्ड डे लाइट। तो दिन कैसा रहा, दिन में हमारे पास लाइट कितनी रही, तो उसको बताने के लिए हम जो डे लाइट रिकॉर्डर्स का यूज़ करते हैं, जो कि एक फोटो सेल ही हमारे पास होता है। द करंट प्रोड्यूस इन ए फोटो सेल विद द डे लाइट इज कपल्ड विद क्लॉक सिस्टम एंड ए करंट टाइम ग्राफ इज प्लॉटेड टू गिव ए मेजर ऑफ द डे लाइट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि करंट और टाइम का ग्राफ बनाते हैं। जैसे 9 बजे इतनी करंट थी, 10 बजे इतनी करंट थी, 11 बजे इतनी करंट थी, 12 बजे इतनी थी। तो पूरे डे का हम जो है ग्राफ बनाते हैं करंट और टाइम का। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कितनी कितनी करंट आपके पास होगी उसका ग्राफ बनाते हैं। तो उससे हमें जो है पता चल जाता है कि दिन के किस टाइम ज़्यादा लाइट थी, किस टाइम हमारे पास जो कम थी। तो डे लाइट रिकॉर्डर्स के लिए भी हम जो है फोटोइलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स का आपने देखा ही हुआ है कि हम ट्रैफिक लाइट्स में और कलर आइडेंटिफिकेशन में भी हम जो है फोटोइलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं। तो आजकल जो आपके 4 लेन साइड में सिग्नल लगे हुए हैं या जो वहाँ पे स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मीटर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे भी फोटो सेल का जो है वहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो लाइट उनके ऊपर पड़ रही है, तो वहाँ पे जो बैटरी लगी है वो आपकी दिन के टाइम चार्ज होती है और वो बैटरी काम करती रहती है। और साथ में वहाँ पे हमारे जो मीटर हैं, स्पीड के मीटर हैं और जो लाइट्स हैं वो भी चली हुई है। तो इसलिए हम ट्रैफिक सिग्नल्स में और कलर आइडेंटिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हर एक कलर की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है और जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है उस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हमारे पास जो है वहाँ पे करंट भी हमारे पास फोटो सेल में आती है। तो इसलिए अलग अलग कलर की फ्रिक्वेंसी अगर हम यूज़ करें तो वहाँ पे हमारे पास जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप में हम जो है देख सकते हैं कि अलग अलग कलर की लाइट यूज़ करने पे हमारे पास जो है करंट पे क्या फ़र्क हमारे पास पड़ता है। तो इसलिए कलर की आइडेंटिफिकेशन में भी हम फोटो सेल का यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्कैटरिंग। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर का पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बोलता है रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम ए सरफेस विच इज़ नॉट वेरी स्मूथ एंड पॉलिश्ड इज कॉल्ड स्कैटरिंग। तो बोलता है कि जब हमारे पास जो रेज़ हैं या लाइट है, लाइट की रेज़ हैं, जब वो किसी ऐसे सरफेस के ऊपर पड़ती है जो कि आपके पास स्मूथ और पॉलिश्ड नहीं है, मतलब बिल्कुल स्मूथ नहीं है ना ही पॉलिश्ड है, उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो इसका केस में क्या होता है कि जो हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो यहाँ जो सरफेस स्मूथ नहीं है, जो पॉलिश्ड नहीं है, उसके ऊपर पड़ने के बाद वो लाइट आपकी पैरेलल नहीं रहती। उसकी जो रेज़ हैं, पहले तो इस लाइट की रेज़ थी पैरेलल थी, लेकिन रफ सरफेस के ऊपर पड़ने के बाद ये लाइट की रेज़ हमारे पास जो है पैरेलल नहीं रहती। तो इसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं कि जब किसी अनपॉलिश्ड या अनस्मूथ सरफेस के ऊपर लाइट की पैरेलल बीम पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल नहीं रहती, मतलब कि वो स्कैटर्ड हो जाती है। तो इसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं। और स्कैटरिंग हमारे पास जो 2 तरह की होती है, एक कोहेरेंट स्कैटरिंग और नॉन कोहेरेंट स्कैटरिंग। कोहेरेंट स्कैटरिंग को हम थॉमसन स्कैटरिंग भी बोल देते हैं और नॉन कोहेरेंट स्कैटरिंग को हम कॉम्पटन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। तो आगे हम इनके बारे में, कॉम्पटन स्कैटरिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो 2 तरह की स्कैटरिंग हमारे पास होती है, कोहेरेंट स्कैटरिंग और नॉन कोहेरेंट स्कैटरिंग। तो कोहेरेंट स्कैटरिंग हमारे पास क्या होती है, इन दिस स्कैटरिंग द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड रेडिएशंस रिमेन द सेम, द स्कैटरिंग चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बोलता है कि हमारे पास जो इंसिडेंट वेव है और जो
रिफ्लेक्ट होने के बाद या स्कैटर होने के बाद जो हमारे पास वेव है उनकी जो वेवलेंथ है वो अगर सेम रहती है, मतलब यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इस लाइट की वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा है, और जो आपकी स्कैटर होने के बाद यहाँ पे रेज आई इनकी वेवलेंथ भी हमारे पास अगर लैम्डा है, मतलब इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द wavelength of the incident light and wavelength of the scattered light, then such type of scattering is known as the coherent scattering. और नॉन कोहेरेंट हमारे पास स्कैटरिंग क्या होती है? इन दिस स्कैटरिंग द स्कैटर्ड रेडिएशन कंसिस्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स. तो नॉन कोहेरेंट स्कैटरिंग हमारे पास क्या होती है कि यहाँ से हमारे पास मान लो लैम्डा वेवलेंथ की लाइट आ रही है, तो बाद में स्कैटर होने के बाद जो हमारे पास लाइट है उसमें दो तरह की वेवलेंथ हमारे पास आती है. एक वो वेवलेंथ जो सेम होती है इंसिडेंट के, मतलब यहाँ पे लैम्डा है और यहाँ पे भी लैम्डा है, लेकिन इसमें एक और वेवलेंथ हमारे पास होती है जो कि इंसिडेंट से ज़्यादा होती है. मतलब कि स्कैटर्ड कंपोनेंट या स्कैटर्ड लाइट कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ वेवलेंथ. वन वेवलेंथ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इंसिडेंट बीम एंड वन वेवलेंथ इज मोर देन दैट ऑफ द इंसिडेंट बीम. तो स्कैटर्ड बीम की एक तो वेवलेंथ इंसिडेंट बीम से ज़्यादा होती है और दूसरी वेवलेंथ इंसिडेंट बीम के वेवलेंथ के बराबर होती है. तो इसलिए इसमें वेवलेंथ के दो कंपोनेंट होते हैं स्कैटर्ड में, एक वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एक हमारे पास कम होती है. तो इसको आगे हम जब हम कॉम्पटन इफेक्ट करेंगे वहाँ पे भी देखेंगे कि हमारे पास नॉन कोहेरेंट स्कैटरिंग क्या होती है. तो नॉन कोहेरेंट स्कैटरिंग में स्कैटर्ड रेडिएशंस के दो वेवलेंथ के कंपोनेंट होते हैं. एक वेवलेंथ सेम होती है इंसिडेंट बीम के और दूसरी वेवलेंथ इंसिडेंट बीम के ज़्यादा होती है. तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा है तो यहाँ पे लैम्डा और लैम्डा डैश की दो वेवलेंथ होगी, और लैम्डा डैश जो है वो लैम्डा से ज़्यादा होगी और लैम्डा इस लैम्डा के बराबर होगी. तो नेक्स्ट हम जो कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे.